मित्र नमस्कार। खासकर जो नए व्यूवर्स हैं हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। मित्रों, ये जो बजट है उसको हमने काफ़ी परिष्कृत करके प्यूरिफाई करके लाया है, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, जिसे सामान्य तौर पर बजट कहा जाता है। यानी कि हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द नहीं है, याद रखिएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसकी जगह पे है वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखा जोखा जो हमारा होता है। महत्वपूर्ण विषय क्या है बजट के बारे में जानने का? इस पे 3 विषय को केंद्रित किया गया था कि इसकी केंद्रित थी। एक, महत्वाकांक्षी भारत, केयरिंग समाज और सबके लिए आर्थिक विकास। अगर आपसे आएगा कि बजट का केंद्रित विषय क्या था, तो आपका आंसर है महत्वाकांक्षी भारत, केयरिंग समाज और सबके लिए विकास। 1 फरवरी 2020 को ये बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। इसमें जानने की क्या बात है? 2-3 चीज़ें फैक्ट्स हैं जिनको जानना चाहिए। निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला है। ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वह लगातार 2 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला है। लेकिन भारत में फर्स्ट टाइम अगर किसी महिला ने बजट पेश किया था, वो थी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी। आपसे पूछा गया कि भारत में प्रथम महिला कौन सी है जिन्होंने बजट पेश किया था। अगर ये क्वेश्चन आएगा तब तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हम टिक लगाएंगे। अगर इसने ये पूछ लिया कि लगातार दूसरी बार 2 टर्म बजट पेश करने वाली महिला कौन है, तो हमारा आंसर होगा निर्मला सीतारमण। और कुछ निर्मला सीतारमण। ओके, और आगे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था, अब देखिए, जो वर्तमान बजट पेश किया गया है, इस पे जानने की जरूरत है कि वर्तमान बजट जो पेश किया गया है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य जीवन को सरल बनाना। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान बजट का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे जीवन को सरल बनाना। ये जो अब तक का बजट जो पेश किया गया है, सबसे लंबा भाषण दिया गया है, 2 घंटे 40 मिनट। याद रखिएगा, वर्तमान बजट जो है सर्वाधिक जो भाषण था, सबसे लंबा भाषण था, 2 घंटे 40 मिनट वित्त मंत्री ने अब इस बजट पर बोला है। आगे देखिए, 2020-21 के लिए जो हमारा अनुमानित व्यय है वह है 30,42,230 करोड़। ये बहुत बड़ा बजट है। यार फिर से सुन लीजिए, कई बार ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में, ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता है 30,42,000 इस तरह से भी वो लिख सकता है। ठीक, तो अगर ऐसा एग्जामिनेशन में आता है तो आप जो है 30,42,230 करोड़, यह पूर्व बजट की अपेक्षा 3,43,678 करोड़ अधिक है। 3,43,678 करोड़ अधिक है। अब हम लोग देखते हैं कि बजट में जो प्रस्तावित है वो क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हमने एक बजट में, जब हम बजट को प्रस्तावित बजट देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा कि हमने कुल खर्च कितना लिया है और हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, कुल व्यय हमारा क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपने इतना पैसा लिया, 30,42,230 करोड़। आपको जो खर्च करना है वो राजस्व खाता व्यय है और पूंजी खाता व्यय है। ठीक, ऐसे तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो राजस्व खाता व्यय आपका है 26,30,145 करोड़, 26,30,145 करोड़। जबकि पूंजी खाता है आपका क्या नाम है, 4,12,085 करोड़ रुपए। ये आपका पूंजी खाता है जो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा है। यानी कि राजस्व खाता ये है, पूंजी खाता ये है। इनको अगर जोड़ा जाएगा प्लस अगर हम कर दें तो यही आपका टोटल व्यय में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि बजट घाटा। ये तो आपका बजट हो गया, कितना राजस्व खाता में खर्च करना है, कितना पूंजी खाता में। अब हम लोग देखते हैं अब बजट घाटा, जैसे शब्द आते हैं एग्जामिनेशन में, कई प्रकार के शब्द आते हैं। तो बजट घाटा को हम लोग 2 प्रकार से देखते हैं। बजट घाटा पार्ट 1 ये कहता है कि बजट घाटा जो पार्ट 1 है, एक तो बोलता है राजस्व घाटा,
जो 2.7% है। यही इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है राजस्व घाटा दे देगा और बोलेगा कि भारत का राजस्व घाटा है 3.9, 2.7, 2.1, 1.1। तो आज पूछता कि कितना है, तो आप कहेंगे कि राजस्व घाटा जो है कितना है, 2.7। ये ऑप्शन आपका सही होगा। पेपर हमारा इसी तरह से ही बनेगा। दूसरा होता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा आपका कितना है, 1.8% आपका प्रभावी राजस्व घाटा है। ये आप फिगर बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच में बजट आपको बताया जा रहा है ताकि आपको बोरिंग ना हो और हूबहू वही क्वेश्चन पे चर्चा की जा रही है जो प्रश्न में पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बजट घाटा को हम दूसरे प्रकार से देखते हैं, यानी बजट घाटा पार्ट 2। इसको कैसे देखते हैं? इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक राजकोषीय घाटा है जो जीडीपी के आधार पर है और प्राथमिक घाटा है। राजकोषीय घाटा हमारा 3.5 है और प्राथमिक घाटा हमारा 10.4% है। यानी कि आपसे पूछा गया कि राजकोषीय घाटा आपका कितना है, 8%, 9%, 3.5%, 4.5%, तो आपका आंसर होगा 3.4%। प्राथमिक घाटा कितना है, 0.4%। इसको रटते चलिए, इसको इसी समय रटते चलिए। आपके 3 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे जो आप सही करेंगे, और जैसे ही आप 3 क्वेश्चन बजट से सही कर देते हैं वैसे ही आप मेरिट लिस्ट में टॉप पे चले जाते हैं। अब देखिए कि सब्सिडी एक बहुत अच्छी शब्द है, सब्सिडी। अगर हम इस सब्सिडी को देखें तो हमारा देखने का नज़र क्या होगा कि कुल हमारे पास जो सब्सिडी आई है वो पूरे बजट में 2,62,109 करोड़ है। कितना है, 2,62,109 करोड़ रुपए है। और हमने जो सर्वाधिक सब्सिडी खर्च की है वो खाद्य सब्सिडी खर्च की है, उसका नंबर 1 है। नंबर 2 पे उर्वरक सब्सिडी है, नंबर 3 पर पेट्रोलियम सब्सिडी है, नंबर 4 पर ब्याज सब्सिडी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट में सर्वाधिक सब्सिडी व्यय क्या है तो आप कहेंगे खाद्य। क्लियर? दूसरे नंबर पर उर्वरक, तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम और आपका चौथे पर ब्याज है। ठीक, आपको मतलब कि इस तरीके से देखना है। क्लियर? यानी सब्सिडी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हम बजट में एक स्कीम चली है, विवाद से विश्वास स्कीम। इस पे आपको पूछ सकता है विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि विवाद से विश्वास स्कीम का तात्पर्य है कि हुआ क्या कि 2019-20 में यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर के लिए, कि अप्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर के लिए उनसे जो मामले थे जिसमें मुकदमेबाजी वगैरह विवाद वगैरह था, जो लंबित मामले थे, उनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी, सबका विश्वास स्कीम। ये 2019-20 के बजट में था और अप्रत्यक्ष कर के लिए था और काफ़ी सफल हुई थी ये स्कीम। ठीक, उसी बिहाफ पर हम अगर देखें तो प्रत्यक्ष करों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा विवाद से क्या नाम है कि विवाद से विश्वास स्कीम किसके लिए है, तो आप कहेंगे ये प्रत्यक्ष कर के लिए है। और वर्तमान में जो प्रत्यक्ष करों पर न्यायालय में लंबित मामले हैं वो 4.83 लाख हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। 4.83 लाख मामले पेंडिंग है न्यायालय में। उसी को सुधार करने के लिए एक स्कीम लाई गई है, विवाद से विश्वास, यानी कि विवाद से विश्वास। क्लियर? ये जो स्कीम आई है इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो स्कीम आई है, अब आपसे पूछा किसके लिए आई है, आप कहेंगे प्रत्यक्ष कर के लिए आई है। उसी के विवाद को समाधान के लिए स्कीम लाई गई है। इस स्कीम के तहत करदाता जो है हमारा है, इस स्कीम के तहत जो करदाता है उसको केवल विवादित राशि का भुगतान करना होगा तथा उसे ब्याज व दंड से छूट दी जाएगी, बशर्ते वह जो भुगतान है 31 मार्च 2020 तक हो जाए। यानी रखेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन अगर आप लोग IAS का पेपर दे रहे होंगे तो घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि विवादित कर राशि में छूट दी जाएगी और ब्याज व दंड से मुक्ति होगा। इसको 31 मार्च तक आपको फॉलो कर लेना है। राइट, आगे चलते हैं और रक्षा बजट पे आते हैं। हमारे वहाँ जो रक्षा बजट है वो कितना है, वो बोला गया 3,23,053 करोड़ रुपए है। और सबसे खास बात ये है कि इसमें जो है पेंशन नहीं शामिल है। पेंशन के लिए अलग से 1.34 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस जो प्योर रक्षा बजट है वो 3,23,053 करोड़ है। इसमें
पेंशन शामिल नहीं है और केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.49% है। याद रखिएगा 15.49% है केंद्र सरकार के टोटल व्यय का। आगे देखते हैं, कृषि से संबद्ध बजट में क्या प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं। किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए 16 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए हैं। आपसे पूछा गया 16 सूत्री कार्यक्रम क्या है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें किसानों की आय को दुगुना करने की बात की गई। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा, किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ दिया जाएगा। इसका जो मेन उद्देश्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना, किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना। ठीक, यानी पीएम कुसुम योजना के तहत क्या होगा कि जो हमारा पंप है उसको हम सोलर पंप से जोड़ देंगे ताकि जो किसान है अन्नदाता से ऊर्जादाता बन जाए। और महिला किसान के लिए भी कुछ योजनाओं में बात कही गई है। महिला किसान के लिए क्या कही गई है, यहाँ देखिए, महिला किसान के लिए धन लक्ष्मी योजना चली है। आपसे पूछा कि धन लक्ष्मी योजना किसके लिए है, तो आप कहेंगे महिला किसान के लिए है। यह एक ऐसी योजना है जो बीज से जुड़ी सभी बीज से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा जाएगा, यानी बीज से जुड़ी जितने भी हमारे पास योजनाएं हैं उनको महिलाओं से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीसरा एक और है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान योजना शुरू की गई है। कृषि उड़ान योजना शुरू की गई है ताकि किसानों के ऐसे उत्पाद जो कम समय में खराब हो जाते हैं उनको हम एक जिले से दूसरे जिले या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो है उसको विपणन के लिए, बेचने के लिए प्रस्तुत कर सकें। ओके, आगे देखते हैं, बागवानी क्षेत्र में निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था की गई है। बागवानी क्षेत्र में निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था की गई है। और सबसे एक है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है आपका, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है मछली पालन, यानी मछली पालन के प्रश्रय को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत नई सागर योजना को जोड़ दिया गया है। आपसे पूछा गया कि ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या, तो उस ब्लू इकोनॉमी में इस बजट में केवल मछली के प्रोसेसिंग और पालन, इन दोनों को बढ़ाया गया है। अब देखते हैं, और किसानों के लिए तीसरा क्या किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और किसान रेल योजना के तहत, यानी कि भी एक योजना है के तहत भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच चलाएगी, ताकि मान लीजिए कोई मांस है, कोई ऐसा फल है, सब्जी है जो जल्दी खराब हो जाएगा, वो उसी कोच में जाएगा। सार्वजनिक और पीपी में क्या होगा, मॉडल में, सार्वजनिक और पीपी मॉडल में आपका एक क्या बोलते हैं कि किसान योजना चालू की जाएगी, किसान रेल योजना चालू की जाएगी। लिखा है कि सार्वजनिक और पीपी, सार्वजनिक और निजी भागीदारी में पीपीपी मॉडल के माध्यम से किसान रेलवे योजना शुरू की जाएगी। ये हमारा बजट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।